हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास 3 लेकर आया हूँ। और ये मुझे उम्मीद है जो आपने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लास को वॉच किया होगा, आपने देखा होगा ढंग से, और उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ होती जा रही होगी। अभी क्लास ज़्यादा नहीं हो पाई हैं, जब 8-10 क्लास हो जाएंगी तो केमिस्ट्री के अंदर एक बॉन्डिंग बनेगी और एक अंडरस्टैंडिंग जो आप चाहते हैं वो आपको लगेगा बिल्ड होती जाएगी, बनती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, ऐसा कुछ आप फील करेंगे। तो चलिए मैं आपका ये केमिस्ट्री क्लास 3 स्टार्ट करता हूँ। आज इसके अंदर हम परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ या पहले भी देख चुके हैं, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। जो भी आपके ग्रुप है उस ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर लाइक कीजिए और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आस्क क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या क्वेरी है। तो ज़रूर आपको उस नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इंक्लूड कर लेंगे हम। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं चाहूँगा। मेरा टारगेट शुरू से यही रहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज प्रोवाइड करना, और वो भी एक बेहतरीन अंदाज में, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये मुझे पता है कि मैंने लास्ट वाले उसमें मैंने पदार्थ क्या है, उसका नेचर क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस किया था मैंने। पदार्थ के नेचर, पदार्थ का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सब कुछ डिस्कस किया था मैंने। और फर्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ, सब कुछ हमने डिस्कस किया। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें उन थ्योरी को इंक्लूड करेंगे जो काफ़ी थ्योरी दी गई इसके बारे में और उनको रिजेक्ट भी किया गया। तो उसके बाद जो आपकी वैलिड थ्योरी है, जो मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं उसे, उस थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा आपसे यही है कि अगर आपको वास्तव में केमिस्ट्री में आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट आए, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर आप इसे एंजॉय की तरह शॉर्ट वीडियो या जो रील्स चलती हैं, रील्स देखते हैं आप, उसकी तरह देखेंगे तो कुछ भी आपको हाथ लगने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यही है कि आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। तो परमाणु संरचना, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि जब केमिस्ट्री के अंदर ऐसा बहुत चीज़ हमें रिसर्च नहीं हो पाई थी, तो सबसे बड़ा जो परमाणु संरचना का जो बेसिस था वो कैसे आया, सबसे कैसे आया। तो जो पदार्थ है, हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पदार्थ का वर्गीकरण देखा था, लेकिन यहाँ पर पदार्थ को ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि जो भी पदार्थ है वो क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कोई पदार्थ है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे आप पदार्थ, इसे बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। यहाँ पर ये क्या है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है।
छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, पहली बात क्या है कि भाई जो भी पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जो छोटे कण हमारे पास क्या कहलेंगे, जो छोटे कण, ये क्या हमारे पास परमाणु, परमाणु जिसे आप एटम। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे मैटर इज मेड फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्ट्स, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन इंडिया बाई कणाद। भारत के अंदर सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देने वाले एक भारतीय मुनि कणाद थे। कणाद किसने दिया था, भारत के, इसने यहाँ पर कणाद ने दिया, भारत में कणाद ने। जबकि एक व्यापक स्तर पर, पूरे एक मतलब मैक्रो लेवल पर, ये क्या था, माइक्रो लेवल पर ये वाली इन्फॉर्मेशन कणाद ने दी, लेकिन ये इनका सफलता नहीं मिली। मतलब कणाद की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इनको श्रेय नहीं दिया गया, क्रेडिट नहीं दिया गया। इसका क्रेडिट लेने वाले जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं आप वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इस तरह किसने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पर जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर आपको एक दो चीज़ मिली कि पहली इन्फॉर्मेशन जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन छोटे कणों को क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन भारत में सबसे पहले प्रोवाइड दी थी किसने, कणाद ने। लेकिन यही एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर इन्फॉर्मेशन देने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन थे। इन्होंने बताया कि एक जो प्रत्येक पदार्थ है वह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, और लेकिन ये भी इनकी जो थ्योरी थी ये भी आगे चल के रिजेक्ट हो गई, काट दिया गया। आधुनिक समय में इनके सिद्धांतों क्या काट दिया गया, क्योंकि बाद में प्रयोग किए गए और जानकारी निकल के आई कि एटम भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। एटम भी क्या है, बाद में इनकी थ्योरी क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। और जब आधुनिक मॉडल के अकॉर्डिंग, आधुनिक थ्योरी के, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, परमाणु किससे मिलकर बना है, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी क्लियर हो गया। आधुनिक थ्योरी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पर कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और भी कण देखे गए, और भी कण क्या देखिए, इसके अलावा और भी कण मिले। क्या मिले यहाँ पर, न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाईमेसॉन आदि। भाई इन्होंने जब ज़्यादा पहले शुरुआत में क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सर्च किया गया कि ये परमाणु क्या है, इनसे मिलकर बना है। और इस पर रिसर्च की गई और भी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया गया और भी जानकारी ली गई। तो जानकारी इकट्ठे होते होते ये आया, लास्ट में रिजल्ट निकला कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा और भी ऐसे कण हैं, जैसे आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाईमेसॉन, इनसे मिलकर बनाए। और भी ऐसे बहुत से कण हैं, इनसे मिलकर के परमाणु बनाए। इसके बाद और जानकारी इकट्ठी की गई, रिसर्च किए गए,
इसके अलावा फिर क्या किया गया, फिर उन्होंने एक थ्योरी निकाली स्थायी कण और अस्थायी कण। स्थायी कण, फिर यहाँ पर क्या गया स्थायी कण और अस्थायी कण। स्थायी कण में आपके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को रखा गया, और अस्थायी कण में आपके पास न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन, देखिए अब यहाँ पर ये थ्योरी निकाल के दी कि भाई जो कण बने, स्थायी कण क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और अस्थायी कण न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉनो, मेसॉन, पाई मेसॉन आदि जो भी कण थे इनको क्या मान लिया गया, अस्थायी कण मान लिया गया। एक और थ्योरी बताऊंगा यहाँ पर, मूल कण क्या होता है हमारे पास, एक कंसेप्ट और आया हमारे पास निकल के, मूल कण की क्या डेफिनेशन थी, मूल कण वे कण होते हैं जिनसे मिलकर कोई कण बनते हैं, जिनसे पदार्थ मिलकर बने हुए हैं, ये कोई डिवाइडेशन नहीं होता है इनका। तो यहाँ पर देखिए मूल कण वे कण होते हैं जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है। मूल कण वे कण होते हैं जिनसे परमाणु का निर्माण होता है, लिख लो, परमाणु का निर्माण होता है। अब यहां पर बड़ी सोचने समझने वाली बात है। देखिए क्या सोचने समझने वाली बात है, स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को स्थायी कण रखा गया, और अस्थायी कण न्यूट्रॉनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन इनको माना गया अस्थायी कण, और मूल कण माना गया वे कण जिनसे मिलकर के आपका एटम बनता है, परमाणु बनता है। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मूल कण है, लेकिन नाविक क्या है, नाविक मूल कण नहीं है, नाविक आपका मूल कण नहीं है। तो यहाँ से मैं बहुत सी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पदार्थ क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन छोटे कणों को परमाणु बोला गया, एटम बोला गया। और यहाँ पर क्या है, भारत में सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कणाद ने दी, एक माइक्रो सूक्ष्म स्तर पर लेवल पर, और मैक्रो स्तर पर, बड़े स्तर लेवल पर या वैश्विक स्तर पर सूचना देने वाले जॉन डाल्टन थे। इनके सिद्धांत को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, सही है, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और ये निकल के आया कि परमाणु क्या है, परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परमाणु मूल कण नहीं है, परमाणु से भी और छोटे छोटे कण हैं, तो इसलिए परमाणु मूल कण नहीं हो सकता। और एग्जाम्पल दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर और जानकारी इकट्ठी मिली आपको जानकारी स्रोतों के द्वारा कि न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, पाई मेसॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट निकल के आए। इसके बाद स्थायी और अस्थायी कणों में डिवाइड कर दिया गया। स्थायी कण किसे माना गया, स्थायी कण आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को माना गया, और बाकी के जो भी कण हैं उनको अस्थायी माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि अस्थायी कण ये बोलते कोई भी एटम इन कणों के बिना तो बन ही नहीं सकता। और अस्थायी कण क्या है, अस्थायी कण किसी एटम में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। लेकिन स्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके प्रत्येक एटम में पाए जाते हैं। मतलब ये भी तो पाए जाएंगे, हो सकता है एक दो इसमें से पाए जाए, तो इसीलिए इनको स्थायी कण बोला गया, सही है। तो ये क्या है, इनको मूल कण भी बोलते हैं, मूल कण भी बोला गया। अब इसके बाद परमाणु की विचारधारा क्या निकली, क्या सोच निकली, वो एक इमेज डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए तो उन्होंने और थ्योरी दी कि परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है, परमाणु में धनावेशित भाग होता है, जिसे नाविक कहते हैं, जिसे नाविक, न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरी बात, तो नाविक के अंदर क्या होते हैं भाई, नाविक के अंदर क्या होते हैं, नाविक के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इन दोनों को ही संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉन, न्यूक्लॉनों की संख्या, न्यूक्लॉन बोलते हैं इनको, न्यूक्लॉन कहते हैं दोनों का संयोग। यहाँ पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉन ही बोलते हैं, न्यूक्लॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भाई, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नाविक से बाहर चक्कर लगाता रहता है, नाविक से बाहर, इलेक्ट्रॉन नाविक से बाहर चक्कर लगाता रहता है, से बाहर चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो अब ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, परमाणु का द्रव्यमान, सॉरी नाविक, यहाँ पर नाविक का द्रव्यमान, नाविक का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, नाविक का द्रव्यमान, द्रव्यमान इज इक्वल टू परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। तो यहाँ से दो चीज़ मिली, देखिए हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। यही आपके जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नाविक का द्रव्यमान होता है वही क्या है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पर नाविक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है, इस पर कुछ नहीं होता, इसमें आपके धनावेश, ये आपका आवेशहीन, आवेश रहित होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, कोई भी इस पर धन या धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, किस पर, न्यूट्रॉन पर। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि परमाणु को, दो परमाणु के अंदर नाविक होता है, और नाविक ही इसका पूरा संपूर्ण, ऐसे सपोज कीजिए एक मनुष्य का दिमाग है, दिमाग में सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसे ही देखिए एक परमाणु का जो एक समस्त पार्ट है वो क्या है, एक नाविक है, नाविक है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास क्या, हमारे पास देखिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये लिया, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन ये ले लिया, और इसे मान लिया न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास दूसरा, ये ले लिया। तो यहाँ से हम करें तो जैसे ये मान लिया, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझने वाली बात है कि एक परमाणु के मॉडल को इस तरीके से व्याख्या की गई है कि ये हमारे पास क्या नाविक है, ये हमारे पास क्या है नाविक, ये नाविक हो गया, नाविक। ये पूरा धनावेशित होता है, ये क्या होता है, धनावेशित होता है, धनावेशित, इसमें ऋणावेशित नहीं होता। और ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये वाला, ये लगा रहे, ये भाई साहब घूम रहे हैं, ये जो भाई साहब घूम रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। इस पर ऋणावेशित होता है, इस पर धनावेशित होता है, इस पर ऋणावेशित होता है, इस पर धनावेशित होता है। और परमाणु का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग है, मजबूत भाग है, वो सबसे बाहरी भाग, ये बाहरी भाग बोल सकते हैं, मजबूत भाग बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सपोज करने वाली बात है, सोचने समझने वाली बात भी है कि ऐसा क्यों, कि ये वाला भाग ही इतना मजबूत क्यों है, बाहरी क्यों है, चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो ये तो आप नोट कर लिया, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। देखिए इसे मैंने यहाँ पर क्या किया,
इस तरीके से बनाया मैंने, ये बनाया, फिर मैंने एक और बनाया, फिर इतना बना दिया मैंने यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर मैंने लिखा प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा मैं न्यूट्रॉन लिखा। और इसके बाद अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका हो गया नाभिक। ये मैंने नाभिक लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें ऋणावेशित है हमारे पास। और यहाँ पर आप लगा दो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, इस पर ऋणावेशित है देखिए। अब देख सब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि नाभिक का जो भाग इतना मजबूत और भारी कैसे है। इसका कारण जानते हैं आप कि इसका जो साथी है, इसका साथी कौन है? इसका साथी है यहाँ पर न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखो पी क्या हमारे पास, पी का मीन्स हो गया प्रोटॉन और एन का मीन्स हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ई क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। वैसे समथिंग प्रोटॉन का जो प्रोटॉन है देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों पर आवेश क्या होता है, ये इस पर आवेश दोनों इक्वल होता है, लेकिन जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। इस पर धनात्मक होती है, इस पर ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सुनिए, आपको समझना भी है, दिमाग लगाना है कि ये वाला भाग इतना हैवी क्यों है और इतना मजबूत क्यों है ये वाला नाभिक। क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पर मानना है कि इसके साथ खड़ा है, कौन खड़ा है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। बड़े यही कारण है कि ये वाला भाग क्या है, बहुत ही भारी और मजबूत है। जैसे आपने महाभारत के अंदर देखा होगा कर्ण को देखा होगा। कर्ण क्या था, दुर्योधन के साथ में था। तो यहाँ पर महाभारत में कर्ण क्या था, न्यूट्रॉन की तरह था। उस पर कोई भी आवेश नहीं था, न तो धनावेशित था और न ही ऋणावेशित था। यही कारण था कि दुर्योधन का पक्ष भारी था। कारण जान लीजिए, क्योंकि देखिए इस पर अगर आवेश नहीं है तो इसे क्या पॉजिटिव भारी क्यों है कि एक बात सोचिए, आपका ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त हो जो आपके दोस्त के बारे में आपसे आपकी बड़ाई करे तब भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़े और बुराई करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़े। आपका जो डिसीजन है कि आपको अपने दोस्त का साथ देना है तो देना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा महाभारत के अंदर कर्ण ने अपने दुर्योधन जो मित्र था उसका साथ दिया, जबकि कृष्ण जी ने काफ़ी एफर्ट डाले, काफ़ी प्रयास किया कर्ण को नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन कर्ण नेगेटिव नहीं हुआ। उसने डिसीजन ठान लिया कि मुझे दुर्योधन का साथ देना है, अपनी दोस्ती निभानी है। प्यारे, जब ऐसा दोस्त ज़िंदगी में आता है तो वो अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को जरूर टारगेट कर लेता है, टारगेट करता है, जरूर लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की उपलब्धि है कि ऐसा दोस्त मिलना जो क्या हो, आवेश रहित हो, जो आपकी भलाई से, अच्छाई से प्रभावित हो, केवल आपकी दोस्ती से हो, आपके लिए समर्पित हो। तो ये भाग इसीलिए बाहरी होता है। इसलिए यहाँ पर, और ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ तक कि ये न्यूट्रॉन, अगर सपोज करो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर अगर न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, फिर तो दोनों मिलके क्या आ जाते, अगर दोनों मिलके और मजबूत हो जाते। बात तो आपकी माय डियर बहुत अच्छी है यार, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो ये जबकि देखिए यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर इन दोनों का, ये दोनों का जो इस पर पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, दोनों का आवेश क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का आवेश क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो ये पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाती और ऋणात्मक की जो ऋणात्मक आवेश है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती। तो इसलिए मॉडल परमाणु को क्या था, अनबैलेंस हो जाता, असंतुलित हो जाता। इस तरीके से कोई पदार्थ का निर्माण ही नहीं हो पाता, एक आपस में बॉन्डिंग ही नहीं बन पाती। सोचो गरीब की और अमीर की कोई बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो हमेशा दोस्ती के लिए इक्वल होना ज़रूरी है एक तरीके का। तो ये मेरा मानना है। तो ये जहाँ पर प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, मतलब दोनों की पावर है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक एटम को संतुलित कर रहे हैं। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव की मात्रा ज़्यादा हो जाती,
फिर भी हमारा एटम क्या होता है, बैलेंस ना होकर के अनबैलेंस हो जाता, जिससे पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है, जब न्यूट्रॉन एक आवेश रहित है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तब जा कर के एक एटम का बनना, एटम से पदार्थ का बनना पॉसिबल है। ऐसी और विपरीत परिस्थिति में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसी क्लियर होगी। तो आपको ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी करना है। और विशेष एक यहाँ पर ये हो गया। अब मैं अगर देखिए, अगर आपको क्या करना है, परमाणु त्रिज्या निकालनी है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको परमाणु त्रिज्या का डिस्कस करना है कि परमाणु त्रिज्या क्या है हमारे पास, परमाणु की त्रिज्या। और दूसरा क्वेश्चन है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। सबसे पहले मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बड़ा कौन सा है, परमाणु बड़ा है या नाभिक बड़ा है, कौन सा बड़ा है भाई, परमाणु बड़ा है या नाभिक बड़ा है? तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर परमाणु नहीं है। ठीक है, तो परमाणु एक क्या है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर परमाणु नहीं है, इसलिए परमाणु बड़ा है। तो परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, इसे बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है। और नाभिक की त्रिज्या होती है 1 फर्मी, 1 फर्मी इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर होती है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आपके एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्रिंसिपल था, सिद्धांत था। ठीक है, बाकी डिस्कस और भी आगे क्लास में करते रहेंगे, ऐसा नहीं हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, नहीं, बाकी के हैं। अब इसकी व्याख्या सबसे पहले, अब मैं यहाँ पर मैं आपका बात करना चाहूँगा परमाणु मॉडल की, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। आगे देखिए, परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल का मतलब है यहाँ पर कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो स्थिति को बताना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो स्थिति को बताया जाता है वो क्या है, उसे परमाणु मॉडल नाम दिया गया, कि संज्ञा दी गई कि जो स्थिति, जो मॉडल क्या करे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को रिप्रेजेंट करे, स्थिति को दर्शाए, वही क्या है, हमारा एक एटॉमिक मॉडल है। तो सबसे पहले इसमें जो मॉडल दिया था वो जे थॉमसन साहब ने दिया था, जे थॉमसन, कहीं पे टॉमसन दे रखा होता है, जे थॉमसन दिया। इनका क्या था, एक तरमुजा मॉडल था, तरमुज मॉडल भी बोलते हैं, तरमुज मॉडल। इसके अंदर लाल भाग, जो लाल भाग होता है तरमुज के अंदर, उसे मान लिया गया था प्रोटॉन, और बीजों को क्या मान लिया गया था, बीजों को मान लिया गया था इलेक्ट्रॉन। तो चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे हम तरमुज मॉडल भी बोलते हैं। इन्होंने क्या व्याख्या की, इन्होंने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाने का एफर्ट डाला कि भाई लाल भाग है वो तो प्रोटॉन होता है। जैसे इन्होंने कहा कि जब किसी तरबूज को हम क्या करते हैं, वो ऐसे काट देते हैं बीच में से, तो उसमें देखते हैं कि लाल भाग, जो लाल गूदा है वो प्रोटॉन की स्थिति को दर्शाता है, और काले बीज उसमें धसे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। तो इन्होंने सबसे पहले ये मॉडल दिया था, लेकिन इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, इसके बाद हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड मॉडल भी आया। उन्होंने अपने विचार दिए, जिससे आपके यहाँ पर नाविक की खोज हुई, कैसी हुई, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे। आगे और भी इसके कुछ ऐसे पार्ट हैं, ऐसी कुछ थ्योरी है, सिद्ध प्रिंसिपल हैं कि जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जहाँ भी आपको मिले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप बन रहे हैं आपके, वहीं पर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। जहाँ भी प्रॉब्लम आए हमें बताइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, यही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल क्या था, फिर इसके बाद बोरबरी का मॉडल आया जिसे हम आधुनिक मॉडल बोलते हैं, और फिर और भी इसके सामने
और भी इसमें इन्फॉर्मेशन जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में भारी कौन सा है, हल्का कौन सा है, क्यों हल्का है, द्रव्यमान क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आवेश क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कहीं भी नहीं जाना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। चलिए आज की वीडियो इतना ही है आपके लिए।